पता नहीं इनमें कैसे सूरत हाल बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ, अभी एक लंबे समय तक तो कम से कम आपको भारत और कनाडा के रिलेशन ऐसे ही दिखने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को अभी भी एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है, काफी ज्यादा गरीब। निज्जर की मौत का पूरा पूरा फायदा इस समय खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो है वो उठाना चाहते हैं, और इसीलिए वो कनाडा की गवर्नमेंट की मदद से, क्योंकि उसको सपोर्ट करते हैं, क्या भाई ये देखो, ये रहा हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत। नहीं ना भाई, अभी तक कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आया है अभी तक। अब क्योंकि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन और लोगों का पैसा इन देश में लगा हुआ था, उन देशों ने क्या किया भाई, अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया। या जय हिंद वंदे मातरम। कभी आपके दिमाग में एक चीज आई है कि ये इंडिया में जितने भी सेपरेटिस्ट हैं खालिस्तान को लेकर, ये सबके सब या इनमें से अधिकतर कनाडा में ही क्यों मिलते हैं? और वो भी तब जब इंडिया में उनके ऊपर काफी सारे आरोप तय रहते। कनाडा में ऐसे लोगों के लिए घुसना, ऐसे लोगों के लिए कनाडा की सिटीजनशिप लेना आखिर क्यों इतना आसान हो जाता है? कनाडा जो अपने आप को इतना बड़ा डेवलप्ड नेशन कहता है, अमेरिका का अलाय है, क्या उसके अंदर का इंफॉर्मेशन तंत्र जो है वो वाकई में इतना कमजोर है कि किसी देश में एक मुजरिम जो बिल्कुल डिक्लेयर्ड मुजरिम है वो कनाडा में जाकर बिल्कुल इतनी आसानी से सिटीजनशिप ले सकता है? खासतौर पर वो भी तब जब वो खालिस्तान के समर्थक हो। कनाडा के बारे में जब भी बात होती है तब काफी अच्छी चीजें दिमाग में आती है, लेकिन आज की तारीख में जब भी कनाडा के बारे में बात होती है तो अमूमन रह कर ही सही, लेकिन लोगों के जहन में ये बात जरूर आ जाती है कि यार आखिर कनाडा में इतने खालिस्तानी भर कहां से गए? अभी हम देख ही रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अपनी, मैं कहूंगा अभी तक की जो लोएस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है वहां पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कई सारे सालों में आपको इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऐसे ही दिखने वाले हैं। पता नहीं इनमें कैसे सूरत हाल बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ, अभी एक लंबे समय तक तो कम से कम आपको भारत और कनाडा के रिलेशंस ऐसे ही दिखने वाले। इन सब के बीच में इंडिया ने कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीजा का बैन भी लगा दिया, जो कि ऑब्वियस ही बात है इंडिया की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप। दुनिया इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि भारत इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कनाडा के अगेंस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को अभी भी एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है, काफी ज्यादा गरीब। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दुनिया के सामने देखा है, और फिर उसके बाद भारत का रिएक्शन कहीं से कहीं तक भी मुझे गलत नहीं लगता। एनआईए ने अभी कुछ समय पहले कुछ 43 मतलब कि 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट जारी करी थी, जिनमें से कि अधिकतर कहां बैठे हुए हैं? कनाडा में, और इनमें से भी अधिकतर खालिस्तान के समर्थक हैं। इसमें से एक था सुखदूल सिंह, जिसको कि कल कुछ अज्ञात लोगों ने गोलीबारी में मार दी। अब कनाडा की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में जब ऐसी कोई बात आती है तो कई बार लगता है कि आखिर कनाडा में इतनी सारी किलिंग्स होती क्यों है? तो देखिए, आपको एक चीज बताता हूं। हमने कई बार देखा है कि जब भी इंडिया को फॉरेन सिनेमा में दिखाया जाता है तो एक गरीब देश के तौर पर दिखाया जाता है, और जब भी किसी विदेश को दिखाया जाता है तो ऐसा दिखाया जाता है वहां से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन रियलिटी इसके पूरे उलट होती है। दरअसल उन देशों की जो हालत है ना, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, चाहे हम कई जगह तक ब्रिटेन की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, इन जगहों पर भी अपनी अपने तौर पर अपनी अपनी समस्याएं हैं। ऐसे ही कनाडा में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है गैंग वॉर। वहां पर जितने भी दूसरे दूसरे क्रिमिनल्स वहां पे जाकर रहते हैं ना, वे सब लोग अपना अपना छोटा छोटा गैंग बना लेते हैं और फिर आपस में होती गैंग राइवलरी। ये सुखदूल सिंह जो है ये भी इसी गैंग राइवलरी में ही निपटा है, और निज्जर को लेकर भी यही बात कही जाती है कि वो निज्जर भी कहीं ना कहीं इसी गैंग राइवलरी में निपटा। लेकिन निज्जर की मौत का पूरा पूरा फायदा इस समय खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो है वो उठाना चाहते हैं, और इसीलिए वो कनाडा की गवर्नमेंट की मदद से, क्योंकि उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग कनाडा की गवर्नमेंट की मदद से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कनाडा को एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको भले लगता होगा कि दुनिया कुछ नहीं देख रही है, लेकिन एक बात मानिए कि दुनिया सब कुछ देख रही है। क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझिए ना कि अगर कनाडा ये बोल रहा है कि भाई हमको लगता है कि शायद इंडिया का हाथ हो सकता है जो हमारे यहां किलिंग हुई निज्जर की, उसमें आप मुझे एक बात बताओ, एक डेवलप्ड नेशन है कनाडा नाम का, उसके पास यदि भारत के खिलाफ कोई सबूत है तो क्या वो फेंक के नहीं मारेगा मुंह पे भारत के? क्या भाई ये देखो, ये रहा हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत? नहीं ना भाई, अभी तक कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आया है। अभी तक सिर्फ बयानबाजियां चल रही, क्योंकि इनके पास सबूत है ही नहीं। सबूत तब होगा जब वाकई में इंडिया ने ये किया। सबूत आपके पास कुछ है नहीं, आप सिर्फ ओछी ओछी ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो कि नहीं भैया ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो गया है, वो हो गया। नहीं, आप ठोस टेबल पे आकर सबूतों के साथ बात करो, तब बात करने में मजा आएगा कि हाँ भैया कोई बात कर रहा है। लेकिन आपके पास कुछ सबूत नहीं, आप अभी तक सिर्फ मतलब आगे बगाहे बात कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो से कल बीबीसी के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हो, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हो? जस्टिन ट्रूडो ने सवाल के ऊपर क्या कहा कि हम इंडिया के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम तो बस ये चाहते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ दे इस मामले को सुलझाने में। अब तुम सॉल्व करो, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा इशू। हमारे यहाँ पे कोई मैटर होता है तो क्या हम बुलाते हैं तुमको कि नहीं भैया तुम आके यहाँ पर देख लो? नहीं ना, तुम अपने आके संभाल लो। लेकिन तुमसे तुम्हारा ही देश नहीं संभल रहा है, क्योंकि तुमसे तुम्हारी कुर्सी नहीं संभल रही है। कुर्सी नहीं संभल रही है इसलिए खालिस्तानी तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर गैंग राइवलरी को कहीं ना कहीं कनाडा अपने ही देश में रोक नहीं पा रहा, और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में इतने ज्यादा जो वहां पर लोग हैं आपको इसी प्रकार के किलिंग्स में मरते खपते भी दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कल देर शाम को भारत ने कनाडा से आने वाले
लोगों के वीजा के ऊपर बैन लगा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप क्यों है, ये आप जरा समझिए, इस बात के मैग्नीट्यूड को समझिए। कनाडा एक डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका का अलाई है, एंग्लोस्फीयर का एक अहम हिस्सा है। जो 5 आईज की बात लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही है, उनमें से एक कनाडा भी। तो कनाडा अपने आप में भले ही कितना वीक नेशन हो, लेकिन उसके साथ ही काफी ज्यादा दमदार है। तो ऐसे में कनाडा की भी अपने आप में एक साख काफी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि कनाडा कहीं ना कहीं एक कमजोर नेशन के तौर पर उभर कर सामने आया है भारत के सामने। और इस समय दुनिया भारत की ताकत देख रही है कि भारत आखिर कैसे कनाडा के ऊपर इतना प्रेशर बना पा रहा है कि कनाडा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, और कर भी रहा है तो सिर्फ एक छटपटाती हुई बिन पानी की मछली की तरह हो रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ बातें हो रही हैं, मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। वो एक कहावत है ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसते हुए बादल गरजते नहीं है, बस पूरी पूरी वही कहानी चल रही। कनाडा मुख्य तौर पर, प्रमुख तौर पर कुछ भी कॉन्क्रीट लेवल पर नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी बात, आप जरा कनाडा की इकोनॉमी के एक बहुत अहम हिस्से को समझिए। 2021 का एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था, जिसमें बताया गया था करीब करीब 3 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड क्लास, लेकिन क्या है ना कि हमारे देश में भी कुछ लोगों को बस एक ठप्पा चाहिए रहता है कि भैया वो सारा बाहर जाके पढ़ के आया, विदेश पढ़ के आया बाजी। तो बस उसी चीज में जब कुछ लोगों के पास पैसा रहता है, 60-70 लाख रुपए एक साल की फीस रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक मिडिल क्लास वाला भारतीय तो इस फीस को अफोर्ड कर नहीं सकता। तो जिन लोगों के पास अपने बच्चों पे खर्च करने के लिए 5-5-6-6 करोड़ रुपए रहते हैं, वो इनको भेज देते हैं कनाडा, जाके बेटा पढ़ के आओ। और इसी कारण से $6 बिलियन, रुपये की बात नहीं कर रहा हूं मैं, $6 बिलियन भारत की इकोनॉमी से उठाए गए, कनाडा की इकोनॉमी में ले जाकर ठूस दिए गए कि लो भैया करो। तो अगर किसी एक फेल्ड कंट्री के अंदर इतना बड़ा अमाउंट इंड्यूस किया जा रहा है, तो आप खुद सोचिए ना कि उस देश की क्या पावर होगी। इसीलिए आप देखेंगे चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना भी, इवन आज की तारीख में जितने भी ऐसे देश हैं, ये सब के सब चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आके पढ़ाई करें। इससे होता क्या है कि उनको एक बड़ा सारा विदेशी फंड मिलने लगता है, उनका देश चलता है। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय लोग होते हैं उनकी मानसिकता होती है कि यार हमें काम करना है, हमें फालतू दकियाने से चीजों से मतलब नहीं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कम वेजेस पे काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यहां पर इन देशों को कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फ्लेशन को बैलेंस करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि आपको लेबर सस्ते मिल रही है, प्लस ये लोग पैसा भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं दूसरे देश से। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कनाडा के फेवर में ही जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कनाडा यहां पर इतना बड़ा पंगा ले रहा है भारत से, तो आप खुद जरा सोचिए कि कनाडा कहीं ना कहीं खुद के साथ ही गलत कर रहा है। इसके अलावा कनाडा कुछ उन देशों में से है जहां पर की बर्थ रेट पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा कम हुआ है। ऐसे में इनको फॉरेन लोगों की जरूरत तो है ही है, मतलब कि जो बाहर के लोग आकर यहां पर बसेंगे तब तो इनका देश चल पाएगा। और इसीलिए एक बड़ा कारण है कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है इतना ज्यादा खालिस्तान को सपोर्ट कर रही है। खालिस्तान का ये लोग एक बार भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन खालिस्तानियों को क्या बोलते हैं कि भैया तो कनाडा के सिटीजन है। अबे हैं कनाडा के सिटीजन मान लिए, लेकिन तू एक बार ये भी तो देख उनका बैकग्राउंड चेक करके कि वो जहां से भगकर तेरे यहाँ आए हैं वो वहां पर क्या कर्मकांड करके आए। चोरी करना कभी नहीं छोड़ता, वो पहले यहां गलत था, अब वहां जाकर गलत। तो कहानी कहां बदल गई। तो बर्थ रेट के मामले में इस समय कनाडा काफी पीछे छूट चुका है, तो उसको जरूरत है बाहर के नेशनल लोगों की। और इंडिया एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ वर्क फोर्स ही नहीं, बल्कि पॉपुलेशन भी आपको काफी ज्यादा दे सकता है। इसके अलावा भारत में बड़ा तबका है जो कह रहा है कि भाई पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था को गिरा रहा है। मतलब कि कनाडा से जो भारत के रिलेशंस खराब हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस गिरते हुए स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रमाण कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कितनी ज्यादा कमजोर है। तो उन बुद्धिजीवियों के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि करीब करीब $21 बिलियन का एक पेंशन फंड है कनाडा का, जो कि ऑब्वियसली बात है उसको अपने देश के नागरिकों को बांटना होता है जब भी उनको पेंशन की जरूरत होती है, अभी पेंशन देनी होती है। अब इस पैसे का सरकार रख के अंडे तो देगी नहीं। तो कनाडा की सरकार ने क्या किया, एक देश चुना भारत, जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसने क्या सोचा कि भैया इस पैसे को उठाकर मुझे इस देश में लगा देना चाहिए, जिससे कि जो मेरा पैसा है वो रख के सड़ेगा भी नहीं, प्लस स्टॉक मार्केट में लगे होने के कारण वो पैसा बढ़ भी जाएगा। इसको लेकर उन्होंने भारत की कई सारी कंपनीज जैसे कि जोमेटो, पेटीएम और भी कुछ कंपनीज हैं, कुल 6 कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं। इन कंपनीज में उन्होंने अपना ये पैसा लगा के रखा हुआ। अब क्योंकि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन और लोगों का पैसा इन देश में लगा हुआ था उन देशों ने क्या किया, भैया अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया, या उन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया। उस चक्कर में शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है 2%, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, वो भी एक ऐसे मार्केट के लिए जो कि लाखों करोड़ों का मार्केट कैप रखता। तो यहां पर ये कुछ मायने नहीं रखता, बस आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि भैया कनाडा के कारण देखो इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, ये लेकिन असलियत नहीं है। इसके अलावा भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपने कुछ एक बिजनेसेस को वहां पर बंद करना शुरू कर दिया है, और इंडियन बिजनेसेस का वहां से बिजनेस के ऊपर से हाथ खींचना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखाता है दुनिया के सामने कि
अगर आप भारत के ऊपर उंगली उठाओगे तो आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम डायरेक्टली आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम आपको ऐसी चोट पहुंचाएंगे ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको आखिर करना क्या है। मतलब वही है ना छेदी सिंह वाला डायलॉग कि आप पादोगे कहां से और सांस कहां से लोगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के बिजनेसेस, इंडिया का एनवायरमेंट इस समय इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि किसी भी देश के लिए इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ भी बोलना कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं रह गया। इसका एक एग्जांपल लेटेस्ट तौर पर क्या सामने आया, इंडिया में अभी अलग अलग देशों के करीब 22 देश हैं जिनके की जो आर्मी हेड्स है ना, उन सबकी मीटिंग होने वाली है, कॉन्क्लेव होने वाला है। इसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है और भी कई सारे देश शामिल है जो कि काफी बड़े हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी टेंशन के बीच में भी कनाडा, जिसकी की टुचपुंजी सी आर्मी है कुछ 35,000 की, उनका जो आर्मी चीफ है वो भारत आने वाला है कॉन्क्लेव अटेंड करने के लिए। अभी जब तुम्हारी इतनी ही टेंशन है इंडिया के साथ में तो मत आओ ना, क्यों आ रहे हो। लेकिन अब यहां पर जानकर आपको ये हैरानी होगी कि इनका भारत आना दरअसल इनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर ये लोग भारत नहीं आते तो इनके जो पापा बैठे हुए हैं ना अमेरिका, वो इनकी पुण्य के ऊपर पता नहीं कितना कुछ लात मारेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कॉज जो कि दुनिया के लिए हो रहा है, कनाडा उसको सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और ये बात अमेरिका को बहुत अच्छे से समझानी आती है, किसे? कनाडा को। तो इसीलिए कनाडा इस मीटिंग को स्किप कर ही नहीं सकता। या तो उसको अपने आर्मी हेड को भेजना पड़ेगा या फिर किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा, लेकिन उसको भेजना जरूर पड़ेगा। और अगर कनाडा ऐसा नहीं करता तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका उसके सर के ऊपर बैठा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे अहम बात, कनाडा ने इंडिया को एक्यूज किया है। अब आप एक पल के लिए मानिए कि इंडिया किसी देश के ऊपर उंगली उठाता है कि साहब फला देश ने हमारे साथ ही गलत किया, आपके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना आ जाएगी। आप चाहेंगे कि आप देश के इस नेता के साथ, इस लीडर के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो कि नहीं भाई, तू जो बोल रहा सही बोल रहा है, हम देश के साथ, हम तेरे लिए खड़े हुए, मतलब तू जो बोलेगा हम उसके साथ। बिल्कुल पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। लेकिन फिर आप देखते हैं कि हमारे देश का वही नेता 2 दिन बाद ढीला पड़ जाता, शायद, मे बी, अगर, मगर वाली बातें करने लगता है। क्या आपको भरोसा होगा अपने लीडर के ऊपर? नहीं हो। और यही चीज समय जस्टिन ट्रूडो के साथ हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने उस दिन तो पार्लियामेंट में बड़े उससे कह दिया कि मैं कैनेडियन लोगों के लिए यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं और किसी के लिए नहीं बोल रहा। मतलब मैं इस समय कैनेडियन लोगों की सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि भैया उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब आप इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक इंडिया जैसे बड़े नेशन के लिए दे रहे हो तो आप उस स्टेटमेंट से हट नहीं सकते। आपने क्या किया? आप बड़े स्मार्टली उसके ऊपर से हट गए। आपने खुद अपने हाथ से अपनी बैंड बजा ली। अब क्या हो रहा है? आपके ही देश के लोग आपके ही ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं यहां पर खालिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कनाडा में रह रहे हैं, नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दूसरे आपके देशवासी, वो खुद सोच रहे हैं जस्टिन कुछ दिन पहले तो बोल रहा था कि इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, अब क्या हो गया? अब ये शायद अगर मगर कर रहा है। एक लीडर के तौर पर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी इस समय इतनी कम होती जा रही है अपने ही देश के नागरिकों के सामने कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। भाई मैं शुरुआत में आपको बोला ना, अगर इनके पास सबूत होता तो ये भारत के मुंह पे मार देते कि देखो ये रहा सबूत, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। इनको सिर्फ एक सेंसेशन खड़ी करनी थी क्योंकि इनके ऊपर खालिस्तान का प्रेशर था, खालिस्तानी सपोर्टर्स का प्रेशर था कि आप इंडिया को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नीचा दिखाओ। एक रिपोर्ट अभी ये भी निकलकर सामने आई है कि G20 के दौरान कनाडा के साथ साथ अमेरिका ने भी इस पूरे इशू को नरेंद्र मोदी के सामने उठाया था। लेकिन आप जरा सोचिए कि अमेरिका की तरफ से इस प्रकार की कोई प्रेस ब्रीफ आई सामने के लिए कि नहीं भैया हमने G20 में खालिस्तानी निज्जर के मरने की बात जो है मोदी जी से करी? नहीं, कनाडा वालों ने बिल्कुल वेल प्लान तरीके से इस चीज को प्लांट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इंडिया की तरफ से ऐसा खतरनाक रिटेलिएशन इन लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रिटेलिएशन देखने के लिए मिला और आज की तारीख में हम खुद देख रहे हैं कि भाई इनका क्या आखिर औकात रह गई है इंडिया के सामने। तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं आपको भी अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडिया कहीं से कहीं तक भी झुकने वाला नहीं। इस बीच में शुभ का भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया जिसका कि वो कॉन्सर्ट वगैरह कैंसिल हुआ था। उसने बोला है कि भैया आप हर एक इंसान को खालिस्तानी नहीं बोल सकते। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आती तो उसके ऊपर भी हम बिल्कुल बात करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।